बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें हैं जो कराची में हुआ। कैसे हुआ? ये जो डॉक्टर का कत्ल हुआ, इस डॉक्टर के कत्ल पर मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ महाज खुल गया है, ये भी तमाम तर तफसीलात के साथ मैं आपको बताऊँगा। सुहेल आफरीदी ने एक मुसीबत को फिलवक्त टाल दिया है, कैसे मुमकिन हुआ, क्या खबरें हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही यहाँ इस चैनल पर भी जहाँ आप मुझे देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डिसलाइक करना चाहते हैं वो भी कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, उस पर भी कमेंट कीजिए। बट बेल आइकॉन जब आप टैप करें, क्लिक करें तो ऑल पे टैप और क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ रियली रियली नीडेड टू अस। तो ये आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। अब इस वीडियो की मौज़ूआत की तरफ आएँ उससे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। ये OIC की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन विमेन इस्लामाबाद में हुई, उससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब है। अपने खिताब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो अपनी तारीफ़ें मुसलसल बयान कर रही थीं, क्या कहती हैं, यानी अपने आप को वो CM पंजाब के तौर पर वहाँ शुरगा के सामने पेश करती हैं। I stand before you not only as the Chief Minister of Punjab, फिर वो बताती हैं कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ पाकिस्तान, but as a proud daughter of Pakistan. फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ये भी कह देती हैं कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन अक्रॉस मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा दावा कर देती हैं। As a representative of millions of women across the Muslim world. यानी दुख्तर पाकिस्तान भी हूँ, मैं दुख्तर इस्लाम भी हूँ। फिर वो आगे कहती हैं कि as someone whose own journey has been shaped by transformative power, resilience and opportunity. And as someone whose own journey has been shaped by the transformative power of resilience and opportunity. मरियम नवाज शरीफ साहबा ये तमाम बातें अपने बारे में कर रही थी। तो ये जो मैंने आपको टुकड़ों में सुनाया, इसको सुनिए और फिर उसके बाद सोचिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या कर रही हैं। I stand before you not only as the Chief Minister of Punjab. अच्छा, ठीक है। But as a proud daughter of Pakistan. ठीक है। As a representative of millions of women across the Muslim world. ठीक है, समझ गया। And as someone whose own journey has been shaped by the transformative power of resilience and opportunity. बहुत मैं अपनी फेवरेट तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब ये बातें तमाम की तमाम करती हैं तो उनको ख्याल आना चाहिए कि वो जो बताती थी ना, वो रास्ता बड़ा आसान है। उस रास्ते पे चलने के लिए बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, वो रास्ता मुझे आता है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो हमारे यहाँ साबित किया है, जो मुस्लिम लीग नून ने हमारे यहाँ साबित किया है, जिस तरह इनके वज़रा खुद अपने मुंह से, वज़ीर दिफा ख़ास तौर पर बार 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 बताते हैं कि ये हाइब्रिड प्लस हुकूमत है और हाइब्रिड प्लस हुकूमत तो बात पहले होनी चाहिए थी। जिस तरह से इन लोगों ने काम किए हैं, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो वर्ड्स है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, रिजिलियंस एंड अपॉर्चुनिटी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इन लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल अल्लाह ताला सिखाए और वो कभी ऐसा कुछ कर भी पाएँ कि हम उसकी तारीफ़ करें। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कहानी आपको बेच दें, सुना दें, लेकिन ज़ुबैर साहब उनकी अपनी जमात के तर्जुमान वो तमाम कहानी खोल के रख चुके कि किस तरह से जनरल बाजवा के पास, जनरल फैज़ हमीद के पास, फ़ौज के बड़ों के पास रियायतें लेने के लिए ज़ुबैर साहब जो हैं वो मरियम बीबी के लिए, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए बैठे थे। और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ जो यहाँ
बुग़्ज़ से भरे 5 आदमी करते थे अदालत के बारे में। जब पाकिस्तान से चले गए तो गुजरांवाला का जलसा हो या कोयटा का जलसा, मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद फिर जनरल बाजवा के पीछे आ गए थे। तो हमने रिजिलियंस देखी है, हमने पावर देखी है, हमने अपॉर्चुनिटी भी देखी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सिर्फ इतना बताना है कि पाकिस्तानी जानते हैं। इसके बाद कराची में जो डॉक्टर का कत्ल हुआ, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। कराची में 3 तलवार, यहां आप 3 तलवार पर मौजूद हों तो लेफ्ट राइट काफ़ी बैंक हैं गल्फ के आसपास, फिर आप शॉन की तरफ चले जाएं, यहाँ सारे इलाके में, क्योंकि ये मुतमव्विल, पोश और उसके अलावा कारोबारी, रिहायशी, महंगा इलाका, धड़ाधड़ बैंक्स हैं, मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो हर तरफ बैंक्स हैं यहाँ पर ये वाक़या हो जाना, क्योंकि ये शहर का पोश इलाका है, उमरा का इलाका है, यह हसास इलाका भी है। यहाँ से जो जज साहिबान की रिहाइश है वो थोड़े फासले पर है, बोटिंग बेसन में हसास है। फिर उसके बाद जो आई कैप के पीछे जगह हैं हसास हैं। फिर उसके बाद यहाँ जहाँ 3 तलवार पे हुआ, यहाँ सामने एक अदद अस्करी है, हसास है। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़े फासले पर 70 क्लिफ्टन है, हसास है। फिर उससे आगे बिलावल चौरंगी है, बिलावल हाउस है, हसास है। फिर यहाँ बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े अफसरान तमाम के तमाम आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, तो इसलिए ये हसास है। यहाँ ये वारदात हो जाना हुकूमत सिंध के लिए, मुराद अली शाह के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, सिंध पुलिस के लिए, IG सिंध के लिए ये चैलेंज है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची में ये लावारिस शहर है, मुसलसल वारदातें हो रही हैं। आप तारिक वती 2.0 पर जाकर भी देख लीजिए, मैंने बाप का माल कराची जो वीडियो की हुई उसमें आपको तमाम नंबर्स मिल जाएंगे, तमाम के तमाम नंबर्स। तो खौफनाक है सूरत हाल। मैं तो खुद मुतासरीन में हूँ। आज जब 13 तारीख है तो आज भी अदालत में पेशी थी अतहर के केस की, तो मैं इसको भुगत चुका हूँ, हमारा ख़ानदान इसको भुगत चुका है। तो ये जो सिचुएशन है कराची की, अब इसमें एक और चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है हुक्काम को। देखिए, डॉक्टर, उनके साथी, उनके ख़ानदान के लोग ये एक जगह से लेकर निकले 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट्स में पैसे, और इनकी गाड़ी में वो पैसे मौजूद थे। लूटने वाले उन पैसों के लिए आए, उन्होंने एक पैकेट निकाला भी, लेकर चले भी गए। गार्ड से फायरिंग का तबादला हुआ, सब हुआ, लेकिन वो लेकर चले गए। तो अब ये जो मुजाहिरीन हैं, ये जो मुतासरीन हैं, और इस शहर के लोगों को, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, सिंध पुलिस को, तफ्तीश करने वालों को, और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी एक जवाब देना है। ये कैसे पता था आने वालों को कि इसके पास पैसे हैं, पैकेट्स हैं, बने हुए पैकेट्स, 25-25 लाख के 2 पैकेट्स इसके पास हैं, ये कैसे पता था? ये कराची के बैंक्स में कई दफ़ा होने वाली वारदातों से पता चला है, मुतासर अफराद के बयानात से पता चला है। मेरे अपने एक अजीज़, करीब तरीन अजीज़, उनके साथ भी हुआ। तो आने वालों को पता था कि तुम इस तरह से 2 से 3 लिफाफों में कैसे पैसे लेकर आए हो। ये आने वालों ने आकर रास्ते में गाड़ी रोककर बैंक से 1.5 किलोमीटर दूर रोकने में वो कामयाब हुए। तब पूछा उनसे, तो मुखबर अंदर मौजूद होते हैं। अब वो बैंक के अमले से मिले हुए होते हैं या वो खामोशी से बैंक में अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन मुखबर अंदर होते हैं, और उनकी वजह से बाहर उनके साथियों तक ये मुखबरी पहुंचती है कि ये होने वाला है। और ये भी चेक किया जाए कि क्या इस शहर में वारदातें अंजाम देने वाले अगर एक वक्त में 100 भी होंगे तो उनमें से कुछ मोबाइल छीन रहे होंगे, कुछ घर लूट रहे होंगे। जैसे गडाप में वारदात हुई, बड़ी वारदात हुई, गडाप में करोड़ों की वारदात हुई, तो घर लूट रहे होंगे। तो ये जो मोबाइल पर आकर इस तरह की वारदात अंजाम देंगे, इनकी तादाद क्या 10-12 होगी? शहर में बैंक्स की ब्रांचेस जो हैं वो हजारों में होंगी, इतना बड़ा शहर है। तो इस शहर में कैसे उस जगह ये वारदात अंजाम देने वाले पहुंचते हैं? क्योंकि जब कोई बड़ी रकम निकलवाता है ना, तो अब तो कानून बन गया है कि वो बताएगा, पुलिस को बताएगा, हुक्काम को बताएगा, और बड़ी रकम निकलवाने वाला बैंक्स को भी बताता है। बैंक्स को भी बताता है कि मुझे इतना कैश चाहिए, मैं आ रहा हूं, अरेंज करके रखिएगा। तो इस बात की तहकीकात की जाएं, ये बात छानबीन की जाए इस बात की कि कैसे ये सब कुछ होता है। जाहिर है कि 10 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए पता चलाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का दौर है,
और कम्युनिकेशन का दौर है। हमारे हुक्काम को ये पता चलाना चाहिए कि ये कैसे अंजाम पाता है। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ, ये मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो सकता है और इस मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक में उस वक्त वारदात देने वाले, अंजाम देने वाले वहाँ मौजूद हो सकते हैं और ये निशाना बन सकते हैं, ये इनके साथ हो सकता है। लेकिन किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी शफ़ाफ मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए और लोगों के सामने तमाम हक़ाइक़ आने चाहिए। मैं किसी भी शक का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलात में ये तमाम सवालात बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ उस ख़ानदान के साथ हैं। इस शहर में एक वारदात का निशाना आप बने हैं, एक वारदात का निशाना मैं बना हूँ, और इस शहर में एवरेज निकालें तो हर चौथे दिन एक शख्स एक वारदात का निशाना बन रहा है इस शहर में। तो अल्लाह ताला महफूज रखे और अल्लाह ताला तौफीक दे इस शहर के हुक्मरानों को, पुलिस को, रेंजर्स को, फ़ौज को, हुकूमत को, कि वो इस शहर को जो दुनिया में लिवेबल सिटीज़ की फहरिस्त में ये नीचे जाके आता है, इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त शहर हमारा ये नीचे जाके आता है, तो अल्लाह ताला तौफीक दे इस शहर के लोगों को कि वो इस शहर को महफूज बना सकें। आमीन। अब आ जाइए फजलुर रहमान साहब के खिलाफ महाज की जानिब। फजलुर रहमान साहब ने कसूर में खिताब किया, उस खिताब में क्या क्या कसूर था वो भी मैंने आपको बता दिया कि पंजाब में खड़े होकर निशाना खैबर पख्तूनख्वा भी, निशाना इस्टेब्लिशमेंट भी। तो फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की आवाम को एड्रेस करते हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सोच है उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे थे और पीटीआई के ख़िलाफ़ भी फजलुर रहमान साहब अपने तीर मार रहे थे। और कसूर में जलसा कर रहे हैं, पंजाब में जलसा कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बात नहीं कर रहे, तो फजलुर रहमान साहब इस बात का भी जवाब दें। लेकिन साथ में फजलुर रहमान साहब ने जो फ़ौज से सवालात किए और जो फ़ौज पे तनकीद की कि आप वर्दी उतारिए, सियासत में आ जाइए, साथ ही उन्होंने एक बात और की कि जो पेटी डालता है फ़ौज में, शहीद पर उन्होंने बात की, तो वो पेटी डालता इसीलिए है, वो तनख्वाह टैक्स के पैसे से लेता इसलिए है कि वो शहादत का रुतबा भी पा सकता है और वो अपनी जान देगा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये फजलुर रहमान साहब ने बात की। ये बात मारूज़ी हालात में वैसे भी ज़रा ज़्यादा सख्त थी, कोई बहुत मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन सवाल किया जा सकता है, इसको मुनासिब पैराई में रखा जा सकता था, सवाल ज़रूर किया जा सकता है। सवाल से प्रॉब्लम हमारी अफवाज को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, तज़हीक है क्योंकि आइन अगर इजाज़त देता है आवाज़ उठाने की तो उसकी लिमिटेशंस भी हैं, मैं इसको तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन फिर हुआ क्या, आज कुछ शहरों में माइक पहुंचा बग़ैर लोगों वाला और लोगों के तासुरात रिकॉर्ड किए गए। फजलुर रहमान साहब के इस बयान के ख़िलाफ़ लोगों के तासुरात चले, सोशल मीडिया पर भी चले, टेलीविज़न पर भी चले। फिर फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक पुराना अंसार अब्बासी साहब का क्लिप हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में या शायद सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे कि इनकी जायदादों के हवाले से सवाल निशान है। राशिद सूमरो बैठे हुए थे, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, आप ये इनको देख रहे हैं, उन्होंने जियो का ये क्लिप प्ले किया और बताया कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी तो जायदादों पर, उनके माली मामलात पर, शफाफियत पर सवालिया निशान है। ये भी हुआ। फिर सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी साहब ने तकरीर की, बड़ी जानदार जज्बाती तकरीर थी। फजलुर रहमान साहब से उन्होंने सवालात किए और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अली खुर्शीदी साहब सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फजलुर रहमान साहब सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल करें। तो वो सवालात किए जा सकते हैं, वो सवालात किए गए। फजलुर रहमान साहब जब ये तमाम बातें, इससे ज़्यादा सख्त बातें माजी में करते थे तब ये सवालात नहीं उठे। इस वक्त ये सवालात इस सिचुएशन में ज़रा ज़्यादा सख्त लग रहे हैं। यानी फजलुर रहमान साहब ने ये बताया कि जर्नैल हमें ये ना बताएं कि हमें क्या करना है, और ज़बान जो इस्तेमाल की वो बड़ी नामुनासिब थी कि हम उनसे ज़्यादा मोहतरम हैं, उनके कंधों पर लगे सितारों से ज़्यादा हमारी इज़्ज़त है, तकरीम है। ये फजलुर रहमान साहब कर चुके। उनको बुढ़ा करार देते हुए, रिटायर्ड जर्नलों के बारे में भी बात करते हुए फजलुर रहमान साहब ये सब कुछ कर चुके, इसके अलावा बात कर चुके। तो तब प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ। फजलुर रहमान साहब के भाई ने अभी रिसेंटली DGISPR साहब, ज़ाती नंबर, कॉल वगैरह ये सब किया था, तब प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम हुआ है। ये मारूसी हालात की पैदावार प्रॉब्लम है। लेकिन जिन लोगों ने ये सवालात उठाए हैं उन्होंने यही फजलुर रहमान साहब इमरान खान के दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तब तो कोई बात नहीं की। तो अब ये नून लीग और बाकी तमाम लोग बात कर रहे हैं
और नून लीग वाले ज़रा चुप हैं, इसमें ज़रा पीछे पीछे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कसूर में खड़े होकर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को निशाना नहीं बनाया, इसलिए वो ज़रा पीछे हैं, मुतमईन है, ठीक है कि चलो ठीक है चलता है। तो ये फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से हुआ और उनको जवाब मिल रहा है। आखिरी चीज़, सुहेल आफरीदी साहब ने एक मुसीबत कैसे टाली है। अब्दुल गनी आफरीदी साहब ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट में सुहेल आफरीदी साहब से कुछ सवालात किए और सवालात करके कहा कि आपके भाई साहब मेरे हल्के में मुदाखलत कर रहे हैं मुसलसल, कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब्दुल गनी आफरीदी साहब जो पहले भी नाराज़ हुए थे वो पहले से ज़्यादा नाराज़ आए। सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ठीक ठाक किस्म का महाज खड़ा कर दिया सुहेल आफरीदी के खिलाफ। आज उनकी सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात को उन्होंने खुद पोस्ट किया और ये बताया कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि आप ठीक करें, आपकी बात ठीक है और ये जो मुदाखलत वगैरह की आपके शिकवे हैं, ये शिकवे दुरुस्त हैं, शिकवे दूर कर दिए जाएंगे। तो सुहेल आफरीदी साहब ने ये वाली मुसीबत टाल दी है, लेकिन वो मुसीबत जो सोशल मीडिया पर बढ़ती चली जा रही है, एक चैलेंज की शक्ल में अलीमा खान साहिबा ने उसे सुहेल आफरीदी साहब के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा कर दिया है। उस मुसीबत को सुहेल आफरीदी साहब को अभी फेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।